हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। विद्यार्थियों एवं गुरुजनों को नवीन पैटर्न की जानकारी देने हेतु बोर्ड द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए गए हैं। विद्यार्थियों की सुविधा हेतु इस मॉडल प्रश्न पत्र का मॉडल पेपर पहला हल सहित दिया जा रहा है। तो जो हल सहित मॉडल पेपर दिया गया है उसको हम हल करने वाले हैं आज। कक्षा 10th विषय हिंदी मॉडल पेपर फर्स्ट का सॉल्यूशन करने वाले हैं। साथियों, आपकी परीक्षाएं टाइम टेबल आ चुका है, आपकी परीक्षाएं निर्धारित हो चुकी है। तो उसके अनुसार आपको तैयारी करना भी बहुत ज़रूरी है और अच्छी तैयारी करोगे तब जाकर के आप अपने माता पिता का नाम, आप अपने स्कूल का नाम और आप अपने गांव का नाम रोशन कर पाओगे। ठीक है। आपकी परीक्षा का जो पेपर हल करने का समय दिया जाएगा वो 3 घंटे और 15 मिनट का होगा और कुल पेपर 80 नंबर का होगा। और इसी के साथ साथ आपको राइटिंग जमाना भी आपको अच्छी तरीके से होगी, तब जाकर के अंक भी अच्छे मिलेंगे। उसके सारे तरीके बताऊंगा मैं, बोर्ड की कॉपी भी आपको बताऊंगा कि बोर्ड के अंदर जो पिछले वर्ष के जो टॉपर थे वो किस प्रकार के लिख कर आए थे, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो साथियों, आज का मोटिवेशनल कोट है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आप ज़रा कोशिश तो करिए। क्यों, कौन कहता है कि तू हार जाएगा, कौन कहता है तू हार जाएगा। मेहनत कीजिए, मेहनत करोगे तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, कोई भी नहीं रोकने वाला है। ठीक है। दुनिया की ताकत, कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपकी सफलता को रोक सकती है। तो साथियों, पहला सवाल है यहाँ पर, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को आपको देना है। ठीक है। इसकी सारी पीडीएफ है, हमारे द्वारा बनाया गया एक ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर डाल दी जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप है, उसका नाम है RBSC क्लास 6 से 12 तक, उसका लिंक है और डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया जाएगा। उसके अंदर उसे आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि हम इंग्लिश और हिंदी के हैं महत्वपूर्ण प्रश्न भी डालेंगे ताकि आपको परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो और आपकी परीक्षा के अंदर हूबहू आए। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर हमें एक अपठित गद्यांश दिया है और गद्यांश के अंदर क्या लिखा हुआ है, जयशंकर प्रसाद जी काशी की सुंगनी सौ के प्रतिष्ठित घराने में उत्पन्न हुए थे और ये घराना अपनी दान वीरता के लिए प्रसिद्ध था और इन्होंने कविज कॉलेज में 7वीं कक्षा तक पढ़ा था और पर घर में ही संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी का व्यापक अध्ययन किया था। प्रसाद जी मूलतः कवि थे और उनकी समस्त रचनाओं का उनका कवि हृदय झलकता है और उन्होंने प्रारंभ में ब्रज भाषा में कविता लिखी और उनकी विधायनी कृतित्व की क्षमता का परिचय झरना के प्रकाशन से सांकेतिक रूप में मिलता है। और जहाँ तक छायावाद की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, प्रसाद जी ने उसका बीजारोपण झरना में ही किया था और झरना के पश्चात आंसू का प्रकाशन काव्य के क्षेत्र की हिंदी साहित्य में बहुत बड़ी घटना है। तो ये एक अपठित गद्यांश है। सर्वप्रथम परीक्षा के अंदर इस गद्यांश को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है। पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है प्रश्न। ठीक है। पहला ही प्रश्न आपसे पूछेंगे कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्ष क्या है। ठीक है, यानी इस गद्यांश के अंदर क्या मेन पॉइंट क्या है। तो इसका सही आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। क्या होगा, जयशंकर प्रसाद के बारे में इस गद्यांश के अंदर बताया गया है। दूसरा सवाल है, प्रसाद जी संबंधित थे, प्रसाद जी संबंधित किससे थे। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है सुंगनी सौ घराने से संबंधित थे। कहाँ पर लिखा है ये घराना, देखो, प्रसाद जी काशी के सुंगनी सौ के प्रतिष्ठित घराने से उत्पन्न हुए थे। तो इसका मतलब है प्रसाद जी का संबंधित किससे थे, सुंगनी सौ घराने से थे। नेक्स्ट है तीसरा सवाल हमारा इसमें कि प्रसाद जी ने सर्वप्रथम कौन सी भाषा में कविता लिखी है। तो इसका सही आंसर होगा ब्रज भाषा में कविता लिखी है। कौन सी भाषा में, ब्रज भाषा में। ये देखो स्पष्ट रूप से लिखा है, उन्होंने प्रारंभ में ब्रज भाषा की कविता लिखी है। लिखा हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आपको देख कर ही उत्तर का चयन करना है, धैर्यपूर्वक प्रश्नों को देखना है, धैर्यपूर्वक गद्यांश को पढ़ना है। और चौथा है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है। तो यहाँ पर आंसू दिया है झरना, संगीत, लहर, गीत और विदायनी।
ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा आंसू है। वो किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। देख लीजिए यह लिखी हुई है। ठीक है, आंसू और झरना दो ही इस गद्यांश के अंदर बताया गया है। झरना संगीत कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा आंसू। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पांचवा सवाल है इसमें कि जयशंकर प्रसाद ने छायावाद का बीजारोपण किस रचना में किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही है कि झरना रचना के अंदर है और छायावाद का बीजारोपण जयशंकर प्रसाद ने किया था। तो ये पहला 5 प्रश्न है, अपन को इस प्रकार से हल करना है। एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अगर ये प्रश्न गलत हो गए तो एग्जामिनर आपका जो कॉपी जांचने वाले टीचर है ना, वो सारे प्रश्न आपको कहेगा इसको तो कुछ भी नहीं आ रहा है, नॉर्मल सी कॉपी जांच कर लो। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से लिखना है। ठीक है। दूसरा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसके अंदर आपको थोड़ा सा क्या है, उसकी भाषा अलग हो सकती है, तो थोड़ा समझ में दौर आएगा, लेकिन आप थोड़ा समझना। ठीक है, ये पहले आपको पढ़ना है। तो पूर्व चलन के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिर गवहर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी, ये भी अनिश्चित है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे। तो ये आपको छोटी सी क्या दिया गया है, एक अपठित काव्यांश दिया गया है। ठीक है, तो इसका पहला प्रश्न है उपयुक्त काव्यांश को उचित शीर्षक क्या है? तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है जगह की अनिश्चितता, पथ की पहचान, यात्रा, फूट और कांटे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पथ की पहचान। ठीक है, उचित शीर्षक क्या है? पथ की पहचान है। ठीक है। सातवां पूछा है कि बटोही शब्द का अर्थ क्या है? बटोही शब्द का अर्थ क्या है? ये प्रश्न आपके है अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा बटोही शब्द का अर्थ होता है पथिक। पथिक का अर्थ होता है जो यात्रा करने वाला होता है, उसे कहते हैं पथिक। ठीक है, तो बटोही शब्द का आपको अर्थ ध्यान में रखना है, क्या है? पथिक है। ठीक है। नेक्स्ट 8वां सवाल है सुमन का पर्यायवाची युग्म है। तो सुमन का पर्यायवाची युग्म है वो कौन सा है? हो जाएगा से ऑप्शन फूल, पुष्प और प्रसून। ठीक है। नेक्स्ट है 9वां सवाल उक्त काव्यांश में कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो इसके अंदर कौन सी जो शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, 3 शब्द शक्तियाँ होती है। ये भी प्रश्न में आगे व्याकरण के अंदर आपको विस्तार से हल करवाऊंगा, ताकि कोई भी है आपके कोई डाउट नहीं रहे। ठीक है, तो यहाँ पर 10वां सवाल पूछा जा रहा है कि प्रस्तुत काव्यांश में कटकों के सर का भावार्थ है। कटकों का सर यानी आपको एक शब्द आया था कटकों के सर, तो इसका सही अर्थ होता है दुख। क्या होता है? दुख। ठीक है, तो ये 10 सवाल हमने हल कर लिया और 10 के 10 उत्तर आपको सही तरीके से लेकर के आना है। 11वां सवाल आएगा हमारा उनमें शब्द का अर्थ क्या होता है? तो उनमें शब्द का अर्थ होता है उपयुक्त सभी। दे ऑप्शन सही होगा, उसके अंदर प्रकाश, दीप्ति, उज्ज्वला। ठीक है। नेक्स्ट है 12वां सवाल जॉर्ज पंचम की नाक कहानी है। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी क्या है? व्यंग्यात्मक है। क्या है? व्यंग्यात्मक है। और दूसरा सवाल यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों की आपको क्या करना है? पूर्ति करना है। पहला रिक्त स्थान है गाय, आदमी, पुस्तक आदि शब्द संज्ञा का बोध कराते हैं। तो गाय, आदमी और पुस्तक ये कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? ये देखो लिखा हुआ है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा सवाल है जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न का बोध कराने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो आपको लिखना है प्रश्न का बोध कराने वाले जो सर्वनाम होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और तीसरा है ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, और चौथा है अविकारी शब्द ही अवयव शब्द भी कहलाते हैं। अविकारी शब्दों को क्या कहते हैं? अवयव शब्द कहते हैं। 5वां है अनुज शब्द में अनु उपसर्ग है। ठीक है, और छठा मानवता शब्द में मूल शब्द कौन सा है? मानव मूल शब्द है। ठीक है, तो ये भी आपको सही तरीके से हल करके आना है ताकि प्रश्न गलत नहीं हुए। ठीक है, धैर्य के साथ प्रश्नों को हल करें। प्रश्न छोटे हैं और छोटे प्रश्न बहुत ज़्यादा गलत होते हैं। ठीक है,
तीसरे प्रश्न के अंदर हमें अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है और शब्द सीमा आपको दी गई है, 20 शब्दों के अंदर लिखना है। पहला प्रश्न है व्यंजन संधि की परिभाषा लिखिए। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा व्यंजन का संयोग यदि किसी व्यंजन अथवा स्वर से होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो व्यंजन संधि की परिभाषा आपको याद रह जाएगी। व्यंजन का संयोग यदि किसी व्यंजन या स्वर से होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। दूसरा है तत्पुरुष समास के 2 उदाहरण लिखिए। तो तत्पुरुष समास के 2 उदाहरण, पहला है गुरु दक्षिणा और दूसरा है राजपुत्र। क्या कौन कौन से याद रखने हैं? गुरु दक्षिणा और राजपुत्र। तीसरा है सवाल हमारा काट का उल्लू होना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो काट का उल्लू होना मुहावरे का अर्थ होता है महामूर्ख होना। क्या होना? महामूर्ख होना। चौथा सवाल है जैसी करनी वैसी भरनी लोकोक्ति का वाक्य में प्रयोग लिखिए। तो प्रयोग करना है आपको, इस प्रकार से नाम लिखना है, उसके नीचे अंडरलाइन करना है। फिर आपको लिखना है भ्रष्टाचार के आरोप में रमेश को निलंबित कर दिया है, सच है जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 5वां सवाल है यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा यतीन्द्र मिश्र का जन्म है सन 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था। नेक्स्ट है 6वां सवाल महावीर प्रसाद ने क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया? तो इसका सही आंसर लिखना है द्विवेदी जी ने माना है कि पुराने संस्कृत नाटकों की महिलाएं संस्कृत न बोलकर प्राकृत बोलती थी क्योंकि उस समय ये जन समुदाय की भाषा थी, अतः ये उनके अशिक्षित होने का प्रमाण नहीं है। तो जो महावीर प्रसाद जी ने ये तर्क दिया था कि स्त्री शिक्षा का समर्थन इस तर्क से माध्यम से किया था कि जो पुराने समय में संस्कृत नाटकों के अंदर जो महिलाएं हैं वो संस्कृत न बोलकर प्राकृतिक भाषा बोलती थी और क्योंकि उस समय ये जन समुदाय की भाषा थी, अतः ये उनके अशिक्षित होने का प्रमाण नहीं है। 7वां सवाल है बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो आपको लिखना है कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर कवि प्रसन्न हो उठा और उसका उदास मन सुंदर कल्पनाओं में डूब गया। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है छोटा गिरिजा कुमार माथुर की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो गिरिजा कुमार माथुर की 2 रचनाएं कौन कौन सी है? पहली रचना है नाश और निर्माण, ठीक है, और दूसरी है धूप के धान। याद रह जाएगी, नाश और निर्माण, धूप के धान। नेक्स्ट है 9वां सवाल हमारा संगतकार कविता किसके महत्व पर विचार करती है? संगतकार कविता है किसके महत्व पर विचार करती है? तो संगतकार कविता संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करती है। 10वां सवाल है बदंत आनंद कौशल्यायन ने सभ्यता को किस का परिणाम माना है? तो इसका सही आंसर होगा बदंत आनंद कौशल्यायन ने सभ्यता को संस्कृति का परिणाम माना है। सभ्यता को किसका परिणाम माना है? संस्कृति का परिणाम माना है। नेक्स्ट है 11वां सवाल रानी आए और नाक न हो पंक्ति में किसकी नाक न होने की बात कही गई है? तो साथियों आपको इसके अंदर लिखना है रानी आए और नाक न हो पंक्ति में जॉर्ज पंचम की लाट की नाक न होने की बात कही गई है। नेक्स्ट है 12वां सवाल आगे किस विषय के विद्यार्थी रहे हैं, मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ के आधार पर बताइए। तो आगे है विज्ञान विषय के विद्यार्थी रहे थे, ठीक है, किस विषय के? विज्ञान विषय के। तो ये सारे छोटे सवाल आपको हल करने हैं, एक भी छोटा सवाल गलत नहीं होना चाहिए। हर एक प्रश्न को आपको पढ़ करके धैर्य के साथ उत्तर लिखना है। अब आपके प्रश्न संख्या 4 से लेकर के 16 तक के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए अधिकतम उत्तर सीमा 45 शब्द दिया गया है और हर प्रश्न 2 नंबर का होगा। और चौथा सवाल यहाँ पर है माता का अंचल पाठ से बाल स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है? तो आपको लिखना है
बालक किसी भी दुख सुख को अपने मन में नहीं रखते हैं, वह अपनी प्रसन्नता को हंसी के माध्यम से और दुख को रो चिल्लाकर प्रकट कर देते हैं। विपदा पड़ने पर वह भागकर अपनी माँ की गोद में जाकर छिपते हैं। तो माता का अंचल कवि जो पाठ है उसके आधार पर बाल स्वभाव की विशेषता ये बताई गई है। पांचवा सवाल यहाँ पर है, आपको बताया गया है कि शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं, इन पताकाओं का क्या महत्व बताया गया है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताइए। तो पाठ का नाम आपको हर प्रश्न के अंदर मिल जाएंगे और उसी के आधार पर आपको उत्तर लिखना है। तो इसके अंदर लिखना है उत्तर कि गंतोक की परंपरा के अनुसार ये श्वेत पताकाएं शांति और अहिंसा की प्रतीक होती है। इन पर मंत्र लिखे होते हैं। ये संख्या में 108 होती है और इनकी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर फहराया जाता है और जिन्हें फहरा कर उतारा नहीं जाता है और ये धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ये था। छठा सवाल है, दुलारी का परिचय टुन्नू से कहाँ और कैसे हुआ। तो आपको बताना है कि दुलारी का परिचय टुन्नू से कजली दंगल में तीज के अवसर पर हुआ था। कब होता है, तीज के अवसर पर होता है। और दुगड़ पर गाने वालियों में दुलारी का खासा नाम था और उसे पद्य में ही सवाल जवाब करने की महारत हासिल थी और वह खोजवा वालों की ओर से प्रतियोगी थी और टुन्नू बजरडीहा की ओर से प्रतिद्वंदी था। इस दंगल में दोनों का प्रतियोगी की दृष्टि से आमना सामना हुआ था। टुन्नू ने दुलारी को अपने आगे इस दंगल में नतमस्तक कर दिया था। तो इस प्रकार से दुलारी का परिचय है और टुन्नू से होता है। नेक्स्ट है सातवां सवाल हमारा कि काल के आधार पर क्रिया के भेदों का उदाहरण सहित समझाइए। तो आपको लिखना है काल के आधार पर क्रिया के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहले तो आपको क्या है भेद याद रखना है, भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। अब भूतकालिक क्रिया किसे कहते हैं, बीते समय का बोध कराने वाली क्रिया है वो भूतकालिक क्रिया कहलाती है, जैसे लिखा था, ठीक है। और वर्तमानकालिक क्रिया है तात्कालिक समय को बोध कराने वाली क्रिया वर्तमानकालिक क्रिया कहलाती है, जैसे लिख रहा है। और भविष्यकालिक क्रिया किसे कहते हैं, आने वाले समय का बोध कराने वाली जो क्रिया होती है उसे हम भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं, जैसे वह लिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आठवां सवाल, गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों बताया है। तो यहाँ पर आपको लिखना है गोपियों ने उद्धव को बड़भागी इसलिए बताया है क्योंकि वह प्रेम बंधन से सर्वथा उसी प्रकार मुक्त रहे हैं जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहने पर भी जल से प्रभावित नहीं होता है। उसी प्रकार उद्धव कृष्ण का साथ पाकर भी उनके प्रेम से अप्रभावित रहे हैं। इस कारण गोपियों ने उद्धव को क्या बताया है, बड़भागी कहा है। नेक्स्ट है 9वां सवाल, बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। तो इसका सही आंसर होगा खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भक्त सदा सरल जीवन जीते थे, कबीर के प्रति समर्पित थे, ईश्वर और गुरु प्रशंसा के गीत गाते थे, वे सत्यवादी थे, वे बिना पूछे किसी भी चीज़ का हाथ नहीं लगाते थे और इसी के साथ ही वे समाज की प्रचलित मान्यताओं को नहीं मानते थे और इन्हें चारित्रिक विशेषताओं के कारण वे साधु कहलाते थे। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। 10वां सवाल है, ये दंतुरित मुस्कान कविता का मूल भाव अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। ऐसा प्रश्न 100% परीक्षा के अंदर छपने वाला
है। तो आपको हर एक कविता का मूल भाव है याद रखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी कविता से पूछा जा सकता है। परीक्षा नज़दीक आएगी जैसे जैसे, तब मैं आपको अंत समय में इस प्रकार से इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह हमारे ग्रुप के अंदर भेज दूंगा, ताकि आप परीक्षा की दृष्टि से उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ करके परीक्षा हॉल में जाओगे तो वह प्रश्न आपके पेपर में हूबहू मिलेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो ये दंतुरिनी मुस्कान कविता वात्सल्य रस की है, ठीक है। और इसमें दांत निकलते एक शिशु की मुस्कान का मनमोहक चित्रण हुआ है। कवि शिशु की मधुर मुस्कान पर मुग्ध होकर कहता है कि उसकी मुस्कान मुर्दे में भी जान डालने वाली है, और उसके धूल से सने शरीर को देखकर लगता है कि मानो झोंपड़ी में कमल खिल उठे हो। शिशु की माँ ने उसे कवि से परिचित कराया, और उसने कनकियों से कवि को देखा और नज़र मिलने पर मुस्कुराने लगा, और उसकी मुस्कुराहट सचमुच प्राणवान थी। जब छोटे थे तो आपकी मुस्कान भी कैसी थी, सचमुच प्राणवान थी, ठीक है। लेकिन अब आपको पढ़ना है, पढ़ोगे नहीं तो ये मुस्कान यहाँ की यही रह जाएगी, ठीक है। अच्छी तरीके से मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। और 11वां सवाल है, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है? तो इसका सही आंसर है छाया मत छूना। कविता में कवि कहना चाहता है कि बीते दिनों की मधुर स्मृतियां वर्तमान जीवन के क्षणों में जाकर उसे परिवर्तित नहीं कर पाती है, और उसकी यादें वर्तमान और भविष्य को है वो बिगाड़ने वाली ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट है अगला सवाल हमारा, काशी संस्कृति की पाठशाला है, क्यों नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर बताइए, ठीक है। तो आपको बताना है काशी को संस्कृति की पाठशाला इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ भारतीय शास्त्रों का ज्ञान है, कला शिरोमणि यहाँ रहते हैं, यहाँ यह हनुमान और विश्वनाथ की नगरी है, यहाँ का इतिहास बहुत पुराना है, यहाँ प्रकांड ज्ञाता धर्मगुरु और कला प्रेमियों का निवास है। इस कारण काशी को संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है। और परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर आप स्टार लगा लीजिए। 100% परीक्षा के अंदर है, ये सवाल छपने वाला है। आगे सवाल है हमारा 13वां, संस्कृति क्या है, अपने शब्दों के अंदर लिखिए। तो संस्कृति का आशय है कि किसी नए आविष्कार या तथ्य को प्राप्त करने की योग्यता, प्रवृत्ति या प्रेरणा। उदाहरण के लिए तन को ढकने की भावना और सुई धागा खोज पाने की योग्यता संस्कृति है। ये मानव मन का गुण है, साथ ही किसी भी कार्य की मूल प्रेरणा है शक्ति और मानव मन का रुझान, ठीक है। तो इस प्रकार से संस्कृति को आपको लिखना है। आगे अगला सवाल है 14 नंबर की, नाटकों में स्त्रियों का प्राकृतिक बोलना उनके अपढ़ होने यानी अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। उक्त कथन को पाठ के अंतर्गत आए उदाहरण द्वारा समझाइए। तो आपको लिखना है कि नाटकों में स्त्रियों द्वारा प्राकृत भाषा में बोलना उनके अनपढ़ होने का सबूत नहीं है, क्योंकि उस जमाने में प्राकृत की सर्वधारण की भाषा है यानी जन समुदाय की भाषा थी, और उस समय अनेक ग्रंथ प्राकृतिक भाषा में ही रचे गए थे। भगवान शाक्य मुनि और उनके शिष्य प्राकृतिक भाषा में ही धर्मोपदेश देते थे, और यहाँ तक बौद्धों और जैनों की धर्म ग्रंथ भी प्राकृतिक भाषा में रचे गए हैं। इस कारण है हम उस नाटकों के अंदर स्त्रियों को प्राकृतिक बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं मानते हैं, ठीक है। अगला 15वां सवाल आपके एक आएगा, लेखक या कवि परिचय आ सकता है। सूरदास का जीवन परिचय एवं कृतित्व संक्षेप में लिखिए। 2 नंबर का आएगा, आपको अच्छी तरीके से लिख करके आना है, ठीक है। 2 और 2 4 यानी 2 आपके परिचय आएंगे, ठीक है। तो आपको लिखना है, प्रमुख कृष्ण भक्त एवं सगुण उपासक सूरदास जी का जन्म 1478 में और निधन सन 1583 में हुआ माना जाता है।
मान्यता अनुसार उनका जन्म दिल्ली के निकट सिंह ग्राम में हुआ था। वह जन्मानंद थे यानी जन्म से अंधे थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य से दीक्षित अष्टछाप के भक्त कवियों में वे सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। और इनके प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी सूरदास जी के 3 प्रमुख ग्रंथ थे। ठीक है। अगला सवाल है, राम वृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय एवं कृतित्व संक्षेप में लिखिए। ठीक है, तो आपको लिखना है कि राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म है बिहार के बेनीपुरी गांव में सन 1899 में हुआ था। वह मैट्रिक्स पास कर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। 15 वर्ष की आयु में इनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी और इन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, यात्रा वृत्तांत, रेखा चित्र लिखे हैं। और इस कलम के जादूगर का निधन सन 1968 को हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। 2 नंबर का पूछा जा रहा है तो 2 नंबर का लिखना है। बाकी इनका हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, 3-3, 4-4 पन्ने भी भर सकते हैं, लेकिन आपको अभी छोटा ही लिख करके आना है। आगे आपसे 6 प्रश्न वाक्य पूछेगा, तो वाक्य को लिखने का तरीका ये आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी। मैं थोड़ा सा तरीका बता दूंगा। जैसे ये वाक्य पूछेंगे तो आपको पहले प्रश्न लिखना है, फिर वाक्य लिखनी है। ठीक है, उसके बाद विशेष लिखना है। और अथवा में आएगी, आपको जो अच्छी लगे हो करके आ जाना, आपको नंबर उतने ही मिलने वाले हैं। फिर 18वां सवाल आएगा आपके, फिर भी 6 प्रसंग वाक्य करनी है और इसके अंदर भी आपको पहले प्रसंग लिखना है, यानी कविता कहाँ से लिखी है, किस द्वारा रचित की है और इसके अंदर किसका वर्णन है, और फिर वाक्य कर देनी है, फिर विशेष लिख देना है। ठीक है, 3 चीज़ें याद रखना है, बाकी अच्छे से ढंग से लेकर के आना है। फिर यहाँ पर 19वां सवाल एक प्रश्न आएगा, लक्ष्मण व परशुराम के मध्य हुए संवाद का उदाहरण सहित समझाइए। तो जो जो संवाद हुआ है उसको आपको समझाना है। फिर आत्मकथा कविता के मूल भाव पर विस्तृत प्रकाश डालिए। ठीक है, तो इस पर आपको आराम से इसको पढ़ लेना। ठीक है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, आत्मकथ्य कविता है, छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। ये छोटा सवाल भी पूछा जा सकता है कि आत्मकथ्य कविता के किसके द्वारा रचित है, तो आपको याद रखना है छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। ठीक है, और इसमें कवि अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है। कवि संसार की नश्वरता पर विचार करता है कि दुखों से भरा ये जीवन नाशवान है, कठिनाइयों और परेशानियों के अलावा इसमें बताने का कुछ भी नहीं है। कवि का कहना है कि उनके जीवन की गागर तो खाली है, वह भला दूसरों को क्या दे सकता है। वह अपने भूलों और दूसरों की रचनाओं को उजागर नहीं करना चाहता है, क्योंकि इसका कोई लाभ नहीं है। यह ठीक है कि कवि के जीवन में सुखद क्षण आए थे और जिनकी प्रेयसी के साथ हिल मिलकर समय व्यतीत किया था, पर वह क्षण कुछ भी पल टिक पाए। सुख उनके निकट आते आते चले जाते थे और कवि उन क्षणों की प्रतीक्षा ही करते रहते थे। वह अपनी प्रियतमा के सौंदर्य की भी प्रशंसा करते हैं और उनके गालों की लाली उत्साह के लिए भी ईर्ष्या का विषय थी, पर इन सब बातों को अब कहने का कोई लाभ नहीं है। उनकी कथा में दूसरों को कुछ भी नहीं मिल पाएगा। ये आत्मकथ्य कविता का मूल भाव है। ठीक है, 20वां सवाल पूछा जाएगा आपके, एक प्रश्न आएगा यहाँ पर पूछा गया है, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताइए कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो इस प्रकार से आपको इसका उत्तर बता देना है। ये थोड़ा सा पीडीएफ के अंदर सही नहीं छपा है, तो आपको मैं बता दूंगा, इसकी पीडीएफ भेज दूंगा ताकि आप सही तरीके से कर लेना। ठीक है, सारा सवाल आपको है पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे, पीडीएफ के माध्यम से कर लेना। 22वां सवाल इस प्रकार से आएगा, जहां आपको क्या लिखना है, लेटर लिखना है। ठीक है, प्रार्थना पत्र लिखना है। एक लेटर आ जाएगा, एक प्रार्थना पत्र। 23वां के अंदर क्या पूछा है, यहाँ पर आपको एक विज्ञापन लिखना है। ये भी सरल से सवाल है, आप इनको याद कर लेना। ठीक है, विज्ञापन लिखना आपको आना चाहिए। इस प्रकार से साथियों ये आपकी है पूरी की पूरी है। इस प्रकार से 23 प्रश्न आएंगे और 10th क्लास के अंदर, और आपको इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से हल करना है ताकि कोई भी प्रश्न है गलत नहीं हो। और हिंदी विषय के अंदर है, ऐसा माना जाता है कि 100 में से 100 नंबर लाना बहुत कठिन है। ठीक है, विषय सरल है लेकिन 100 में से 100 नंबर हिंदी विषय के अंदर नहीं आते हैं,
क्यों नहीं आते हैं? आते ज़रूर है पर बहुत कम लोगों के आते हैं। गणित के अंदर 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं, विज्ञान के अंदर 100 में से 100, अंग्रेजी के अंदर 100 में से 100, लेकिन हिंदी विषय के अंदर 100 में से 100 नहीं ला सकते हैं। लेकिन आपको अब की बार लाना है, इतनी अच्छी हिंदी के अंदर मेहनत करना है, हिंदी को हल्के में मत लेना है। आपके तो 6 नंबर जुड़ेंगे तो 1% जुड़ेगा, चाहे हिंदी से जुड़ो चाहे अंग्रेजी से जुड़ो, तो हिंदी के अंदर भी आपको अच्छी सी मेहनत करना है। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो अपने सभी दोस्तों तक एक बार शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि कोई भी नया वीडियो चढ़े तो आप तक नोटिफिकेशन है वो ज़रूर पहुंच जाए। और परीक्षा तक हम आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे, आप भी हमारे साथ जुड़े रहना और उस टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको कोई इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह सभी मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।